कोशिश हम करेंगे कि मैक्सिमम एब्रिविएशंस, क्योंकि एब्रिविएशंस हमारी टॉपिक है, मैक्सिमम एब्रिविएशंस हम कवर करें। बट संभवतः आज की क्लास आपकी एब्रिविएशन को खत्म करने के लिए छोटी पड़ेगी। इस कारण से एटलीस्ट 2 क्लासेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल एब्रिविएशंस। कोशिश हम करेंगे कि मैक्सिमम आज कवर करते हैं। इस एब्रिविएशंस देखने में सुनने में बहुत आसान से लगते हैं, मैं पहले ही बताता हूं। अगर आज हमने बताए हैं कि आपको IFSC, आपने देखा होगा कि बैंक में जाते हैं, NEFT RTGS करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट RTGS 24/7 हो चुका है। हमने जब RTGS की बात की थी तो आपको वहां पर बताया था कि RTGS का टाइम फ्रेम है, बट आज से RTGS भी 24/7 एक्टिव हो चुका है। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, है ना। अदरवाइज आने वाले दिनों में मैं आपको अपडेट तो कराऊंगा ही जब फिर से NEFT RTGS चालू करेंगे। बट ये एक नई करंट न्यूज है जो आज ही आपके गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास के ट्विटर पे देखा गया है, तो ये आपके लिए अपडेट है। IFSC, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है। आपने भी बार बार मेरे मुंह से सुना कि IFSC इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है, या सॉल्यूशन कोड है, या सर्विस कोड है। वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि इंडियन फिनेंशियल तो ठीक है, लेकिन सिस्टम कोड है, सर्विस कोड है, सॉल्यूशन कोड है, या फिर सिक्योरिटी कोड है। वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि सिक्योरिटी हो सकता है, आपको लगेगा कि हो सकता है कि इंडियन फिनेंशियल है तो फाइनेंस और सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, तो सिक्योरिटी कोड हो सकता है। फिर लगेगा कि नहीं नहीं, ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। IFSC जो है NEFT RTGS हम भेजते हैं, तो हो ना हो ये IFSC इंडियन फिनेंशियल, माइक ऑफ कर लीजिए, इनका माइक ऑन है, तो हो ना हो कि IFSC इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड होगा। फिर थोड़ा सा ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, लगता है नहीं नहीं IFSC सर्विस कोड नहीं होगा यार, है ना। ये हो सकता है सॉल्यूशन देता है हमें, तो सॉल्यूशन होगा। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा एब्रिविएशंस में ही होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जिस टॉपिक को कवर करना है वो भी एब्रिविएशंस ही है, बिकॉज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC इज नीदर सॉल्यूशन नॉर service and nor security. The IFSC stand for Indian Financial System Code. तो देखिए 4 चॉइस हमने दिए, सब चॉइस आपस में मिलता जुलता है। आपने भी बार बार सुना, बार बार उस पर काम किया, लेकिन कंफ्यूजन कैसे स्टार्ट हो जाता है, फिर लगता है यार सिस्टम है, सॉल्यूशन है, आंख बंद किया, ऑप्शन नंबर C पे टिक मार दिया। ऐसा आपके एग्जामिनेशन में कतई नहीं होना चाहिए। पूछा गया तो ये हमारा आंसर है, और ऐसा कॉन्फिडेंस आपको तभी होगा जब इस पूरे एब्रिविएशंस के टॉपिक को आपने 3 बार पढ़ा है, और कम से कम 2 से 3 बार अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया है। शुरुआत करेंगे हम आपकी आज की टॉपिक, दैट इज एब्रिविएशंस। समझ में आया टॉपिक क्या है, कैसे हम देखेंगे, किस नजरिए से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, चलिए पहला बोर्ड यहां तक दिख रहा है, नहीं यहाँ पहला सरफेसी, SAR, फटाफट लिखिएगा, बड़ी टॉपिक है, जितना जल्दी आप लिखेंगे उतना जल्दी हम टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। SARFAESI, सरफेसी, सरफेसी, SARFAESI, सरफेसी, ठीक है। देखिए कोशिश मैं करूंगा कि थोड़ा थोड़ा उस पर मैं प्रकाश डालूं, बट आप लिखिएगा मत, सिर्फ समझने के लिए लिखिए। हम कोई भी होम लोन देते हैं तो विदाउट मॉर्गेज प्रॉपर्टी हम नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉर्गेज हम सिक्योरिटी को कहते हैं, कि अगर हमने होम लोन दिया है होम लोन दिया है, अगर कस्टमर ने पैसे नहीं भरे तो उसकी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल करने का मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। एक ऐसी कोलेटरल, कोलेटरल का हम का मतलब है अटैच, ऐसा कोलेटरल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल, और उसी को हम कहते हैं मॉर्गेज। और मॉर्गेज का मतलब है गिरवी रखना। तो अगर हमने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रख के होम लोन लिया है, या कोई भी बड़ा लोन लिया है, जैसे मॉर्गेज हमने रख किया है, मॉर्गेज का मतलब गिरवी हमने रखा है, और अगर कस्टमर ने उस पैसे को नहीं भरा, बैंक हैविंग राइट टू सेल और ऑक्शन द प्रॉपर्टी विच इज इन कोलेटरल अंडर सरफेसी एक्ट। तो ये एक एक्ट है, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
नाम है सिक्योरिटाइजेशन, SECURITIZATION, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट and enforcement of security interest. Securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest is the full form of SARFAESI. फटाफट लिखिए SARFAESI क्या है, वो मैंने समझा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोन्स एनपीए पढ़ेंगे तो उस समय सरफासी की बात फिर से करेंगे कि सरफासी 2002 में आया, क्या प्रोविजन है ना, वो सारी बात उस समय हम करेंगे। दिस इज सरफासी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट, है ना, ई स्टैंड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चलो आगे, यस सर। चलूं क्या? यस सर, यस सर। दूसरा है सरसाई। सरसाई का फुल फॉर्म लिखे हैं सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दोनों लगभग मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में आपस में दूर दूर तक कोई भी संबंध, कोई भी नाता नहीं है। क्या है सरसाई? तो मैं बता दूं कि सरसाई एक ऐसी पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपका केवाईसी रिकॉर्ड करता है। मींस आपने अगर एक केवाईसी एक बैंक में दिए हैं, दूसरा केवाईसी किसी और बैंक में दिए हैं, तो संभवतः कुछ दिनों के बाद ऐसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई केवाईसी आपकी इस पोर्टल पे अपडेटेड आपको मिलेगी। ये सरसाई के नाम से हम जानते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्री है, मतलब 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग आधार पैन को देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने दिया, सी केवाईसी नंबर जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल केवाईसी नंबर, हर जगह वही अपडेटेड आपका चलेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट इज सरसाई। सरसाई का बेसिकली यूज हम आपके जो भी मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं। जो भी मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी है उसको हम रिकॉर्ड यहां पे करते हैं। मतलब दो बैंक ने अगर लोन दिया है तो वहां पे हम चेक कर सकते हैं। सपोज मेरा ये घर है और इस घर को दिखा के मैंने पंजाब नेशनल बैंक से भी लोन लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रॉपर्टी को हम एक ही बार नीलामी कर सकते हैं। जैसे ही हम एक प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो वो बैंक क्या करेगी, मेरी इस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे डालेगी, और जब इसी प्रॉपर्टी को हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देंगे तो वो जब हमें लोन देने जाएगी तो उन्हें दिखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मॉर्गेज है। तो ये सेंट्रल वो नाम है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक प्रॉपर्टी पे 10 बैंकों से लोन लिया जाता था, बहुत ज्यादा फ्रॉड होता था, 10 बैंक आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए सरसाई ऐसा नया पोर्टल बनाया गया है। लिख लें सरसाई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है ये सरसाई। चलो, यस सर। ये दोनों बड़े हैं, इस कारण से मैंने ऐसा लिखा है। दो के बाद बाकी के जो छोटे हैं, तो डोंट वरी, हाँ घबराए मत कि सारे के सारे इतना याद करना पड़ेगा क्या सर, नहीं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस कारण से सबसे आगे मैंने लिखा है। इसके बाद आसान से आपके पास आएंगे, तो इस दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण से सबसे मुखरे के तौर पे मैंने सरफासी और सरसाई लिखा है। हटाओ इसको।
सर फुल फॉर्म है ना, मतलब ये सब। हाँ जी, क्या हो गया मैडम? जोर से बोलो। नहीं, चैप्टर का नाम मतलब क्या लिखना, चैप्टर का नाम। एब्रिविएशंस, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो लो लेवल लैंग्वेज में, बट एक्चुअली है एब्रिविएशन, मतलब छोटे रूप का बड़ा रूप, छोटे नाम का बड़ा स्वरूप, दैट इज ओके सर। एब्रिविएशंस। एब्रिविएट कर दिया हमने, हमने बोला एनपीए तो वो एब्रिविएशंस है, उसका फुल फॉर्म हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना, दैट इज एब्रिविएशंस। तो सर लेकिन शॉर्ट कहने के लिए हम बोलते हैं कि फॉर्म, फुल फॉर्म की बातें। हाँ शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म। हाँ, चलिए आगे चलूं। यस सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नेक्स्ट लिखें, शायद बोर्ड बहुत ज्यादा पानी लग गया इस पे। FATF, FATF थर्ड नंबर में लिखे FATF, फुल फॉर्म लिखे फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रुके, थोड़ा इस बोर्ड को साफ करने के लिए मुझे लगता है ड्राई कपड़े लगेंगे, 2 मिनट रुके। ट्रांसपोर्ट ना, सर फोर्स ना, टास्क फोर्स। थर्ड लिखे FATF, फुल फॉर्म लिखे फिनेंशियल, A फॉर एक्शन, T फॉर टास्क, TASK, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, यस सर, डन। सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट लिखे हैं, ये थर्ड था ना, फोर्थ कैमल्स, कैमल्स, CAMELS, कैमल्स। कैमल्स बेसिकली कंपनी को, बैंकों को रेट करने वाली क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सिबिल का नाम आपने सुना होगा, क्रिसिल का नाम सुना है, वैसे ही कैमल्स भी है। हर एक वर्ड आपके लिए एक नया एब्रिविएशंस को जन्म देता है। C फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट, C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर liquidity, and S for sensitivity to market risk. Camels, C for capital adequacy, A for asset quality, M for management, E for earning, L for liquidity, S for sensitivity to market risk. Most important after SARFAESI. और बहुत बार जब भी कैमल्स पूछा गया है तो पूछा गया है इन कैमल्स S stand for what? In camels S stand for what? That is sensitivity to market risk. Camels हटाऊं? M for management, MGT हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, M for management, E for earning, L for liquidity,
S for sensitivity to market risk. चलो जी सर। कितने हो गए? 4 4 4 ही हुए हैं। वाह, किसी का माइक ऑफ है, ऑन है? ओम साई नमः नमः, वो बाद में हम सुनेंगे, पहले एब्रिविएशन हम सुन लेते हैं। SIFI CFI, systematically important financial institution लिखें। CFI systematically important, मैंने उसको भी छोटा लिखा है बट आप पूरा लिखें, systematically important financial institution CFI। आरबीआई के आधार पे जो सीफी है वो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। These 3 banks are under CFI categorization, systematically important financial institution। ये 3 बैंक को आरबीआई ने सीफी का कैटेगराइजेशन दिया है, मतलब ये 3 बड़े बैंक हैं। सर फिर से बोलिए। क्या चीज? बैंकिंग का बैंक का सर फिर से बोलिए, कौन कौन से बैंक है? SBI, ICICI Bank and HDFC Bank are the only 3 banks recognized by RBI under CFI categorization, that is systematically important financial institution। ओके सर, थैंक। नेक्स्ट है DNS, deferred net settlement। deferred net settlement is DNS। जब भी आप NEFT करते हैं तो देखा होगा आपने, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद सामने वाले पार्टी को क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि वो डिफर्ड होता है, पहले वो एक्युमुलेट होता है फिर सेटलमेंट होता है। तो NEFT बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड DNS, deferred net settlement। CGT SME, SME का पहले फुल फॉर्म आप जान लें, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऐसे एक और लिखता हूं, उसका नाम है MSME। उसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, दैट इज MSME। तो यहाँ पे MSME की जगह SME लिखा हुआ है, तो हम क्या लेंगे? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लेंगे। बट व्हाट इज CGT? तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर SME का मतलब आप जान गए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, CGT SME का फुल फॉर्म होगा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो लिखें CGT SME, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके लिए मैंने अलग से भी एक फुल फॉर्म बताया है, MSME। सिर्फ वहां पे स्मॉल से आगे M स्टैंड फॉर माइक्रो होगा, सूक्ष्म लघु, ऐसा हिंदी में हम कहते हैं। CGT SME, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्या है ये बेसिकली? तो जब भी हम SME सेक्टर में कोई लोन देते हैं, सपोज CC हमने किसी अकाउंट को दिया, कैश क्रेडिट फैसिलिटी हमने किसी को दिया है ना, हमने उसको कोई और भी, मतलब कहने का मतलब हमने सेकेंडरी सेक्टर के लिए अगर किसी कंपनी को या फिर किसी दुकान को हमने लोन दिया है, तो उनको हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और उनका इंश्योरेंस यही करती है। दिस इज बेसिकली क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट पे को गारंटी देती है। क्रेडिट का मतलब क्या? लोन को गारंटी देगा। कौन से लोन को गारंटी देगा भाई? तो होम लोन को देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि होम लोन पर्सनल लोन है।
किस लोन को देगा? तो एसएमई लोन को देगा। एसएमई लोन क्या होता है? तो वैसा लोन जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए हम देते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर होता है। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, सर ये जरा एक बार वापस समझाइए ना, सीएटी एसएमई वाला कौन कौन से सेक्टर को है लोन? अच्छा, पहले फुल फॉर्म लिखा क्या? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, पहले एक और फुल फॉर्म लिखता हूं फिर समझाता हूं। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड, CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। दो क्रेडिट को कोई गारंटी देगा। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? तो बैंक के परिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब हो गया लोन। कौन से टाइप का लोन होगा? तो लोन होगा एसएमई। अभी हम कहते हैं ना कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके 3 इकाई हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर का लोन का मतलब क्या है? कि हम सर्विस सेक्टर के लिए लोन देंगे, है ना। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है? कि कोई उत्पादन कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके लिए हम लोन देंगे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? कि किसी को अगर फिशरीज से जुड़ा हुआ लोन लेना है, एग्रीकल्चर बेस्ड लोन लेना है, केसीसी लोन लेना है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। एसएमई के अंदर वो लोन्स आते हैं जो हम किसी दुकानदार को देते हैं, किसी इंडस्ट्री को देते हैं, किसी कंपनी को हम देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? तो हो सकता है कि उनको सीसी हम दें। सीसी हम बेसिकली कहते हैं कैश क्रेडिट को। या हो सकता है हम उनको मुद्रा लोन दें। किसी को नई आपकी बिजनेस की शुरुआत करना है तो मुद्रा लोन हम देंगे। बाद में मैं बताऊंगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर क्या है मुद्रा का प्रोविजन। शिशु, किशोर और तरुण की हम बात करेंगे। अभी आप जाने कि किसी दुकानदार को उनके बिजनेस को रन करने के लिए अगर लोन चाहिए तो एसएमई लोन होता है। हमें और आपको अगर लोन चाहिए तो वो पी सेगमेंट लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। चाहे वो पर्सनल लोन पर्सनल हो, होम लोन हो, कार लोन हो, या फिर आप कंप्यूटर के लिए लोन लें, गाड़ी के लिए लोन लें, तो ये सब एसएमई लोन नहीं होते हैं। एसएमई लोन सिर्फ मैंने बताया दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में सोचने का कि हम जाते हैं और पान का टपरी बैठा हुआ है तो पान का टपरी को बेसिकली क्या चाहिए? कैश फ्लो चाहिए, है। तो कैश फ्लो कहां से देंगे? तो कैश फ्लो बैंक देगी। कैसे देगी? सीसी के आधार पर देगी या मुद्रा को देके वो लोन देगी। तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी 2 कंपनी है? तो CGTSME और CGFMU। ये जो FMU है ये माइक्रो यूनिट्स है ना, 10 लाख तक का जो लोन है जो मुद्रा के अंदर आता है, तो मुद्रा को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। अदर देन मुद्रा जितने भी एसएमई लोन होंगे वो ये प्रोवाइड करेगी। डोंट वरी, हम लिखने वाले यहाँ पे नहीं है कि मुद्रा को CGFMU करेगी। हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस समय मुद्रा में आएंगे ऑटोमेटिक ये फैक्ट हमारे पास आ जाएगा। हम जिस समय लोन्स की बात करेंगे, जिस समय हम पी सेगमेंट एसएमई लोन की बात करेंगे, ऑटोमेटिक वहां पे आएगा। लेकिन हर एक फैक्ट के साथ साथ अगर आप सुन के रखेंगे तो उसका जो इंपॉर्टेंस है वो मालूम चलेगा। लेकिन हर एक फैक्ट को मैं अगर लिखाने लगा तो पता चला कि इस एब्रिविएशन के 10 क्लास भी कम पड़ गए। तो अभी सिर्फ समझ के रखें, सुन के रखें कि ये सर ने कभी बताया था। आने वाले समय में हम क्लास जब लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ऑटोमेटिक सारे चीज हमारे पास निखर के सामने आते चले जाएंगे। इन तीनों को आप लिखें। ओके किसके सर। पास क्वेश्चन है तो पूछते, मेरे से पूछते भी चले। कोई क्वेश्चन है? मेरे से जब तक मैं ये बोर्ड सब वगैरह साफ करता हूं, टाइम पास करता हूं, तब तक क्वेश्चन ही पूछो मेरे से। कोई क्वेश्चन नहीं? कमाल है। सर आपने बोला था कि ट्राई करो कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर जॉब लगे, तो सर अगर गवर्नमेंट बैंक में जॉब चाहिए ही चाहिए तो किस हिसाब से, मतलब कि किस तरीके से, मतलब स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पहली क्लास है क्या आपकी? आपकी आज पहली क्लास है? नहीं सर, लेकिन सर नहीं न्यू नहीं, आज आपकी मेरी पहली क्लास है क्या? मेरी क्लास में पहली बार आप बैठे हुए हैं? नहीं सर। इससे पहले भी क्लास किया है? हाँ सर। कौन सी क्लास? सर इससे पहले जब आप बैंक की डिटेल्स वगैरह बताए थे, जब आपने सेविंग्स बैंक, क्रेडिट बैंक, वो सर। अच्छा, उस क्लास में थे आप? हाँ सर। ठीक है चलिए बताऊंगा। अभी पहले टॉपिक कवर करते हैं,
फिर आपको कहानी सुनाऊंगा मैं। ओके ओके सर। एक मिनट, कहां तक? हाँ, नेक्स्ट लिखे हैं DRI। DRI लिखें। कितने हो गए हम? सीरियल नंबर में कितने पोजीशन पे हैं? 10 में। 9 ये 10 DRI। DRI का फुल फॉर्म है डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिएगा, ROI मत लिख दीजिएगा मेरी तरह। लिखें डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI। DRI डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, हम कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को लोन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमारे पास MCLR है। MCLR है, अभी तो बेसिकली EBLR हो चुकी है, बट फिर भी आप जान रहे कि ये RBI के हवाले से चलता है। RBI बोलती है कि आप MCLR के नीचे किसी भी कस्टमर को कोई भी लोन नहीं दे सकते हैं। फिर से बोलता हूं, पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने नेगोशिएशन किया तो हम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते थे, बट RBI ने पहले बेस रेट हुआ करता था। पहले उससे भी पहले क्या होता था तो PLR हुआ करता था, प्राइम लेंडिंग रेट हुआ करता था। प्राइम लेंडिंग रेट बिकम बेस रेट 2010 में। बेस रेट बिकम EBLR, MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। उसके बाद EBLR हो गया। मतलब ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके नीचे हम किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते हैं। जब भी हम लोन देंगे तो इस MCLR EBLR के ऊपर ही हमें देना पड़ेगा। सपोज आज MCLR 7.2% है, तो हो सकता है हम आपको लोन जो है वो MCLR प्लस 1% दैट इज 8.2% पे दें। कहने का मतलब यह है कि बिलो MCLR और EBLR बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी सिंगल प्रपोजल इन एंटायर इंडस्ट्री। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात? मैं इस कारण से बोल रहा हूं, MCLR के नीचे भी हम किसी को लोन देते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? किसी को समझ में आया? यस सर, यस सर। मैंने ये बोला कि MCLR के नीचे हम किसी को भी लोन नहीं देते हैं, लेकिन हम लोन देते हैं MCLR के नीचे, और वो है प्राइमरी सेक्टर लोन्स, दैट इज कॉल्ड KCC। आज RBI की जो MCLR है वो 7.2% है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ KCC 7%। और एक को हम लोन देते हैं बिलो MCLR, दैट इज स्टाफ। आप अगर बैंक में स्टाफ बन जाएंगे तो यू विल गेट होम लोन और कार लोन और व्हीकल लोन at 5% और 4.5% whatever। तो हम जो स्टाफ को या फिर जो किसान को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड DRI, डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? यस सर। यस सर। वो हो गया डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस कारण से बोलता हूं बैंक के स्टाफ बने और 5% पे लोन उठाएं। 11 AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। DRI लिखा क्या? डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। DRI डेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी? तो वो भी आप जान लें। एक मिनट इसको कनेक्ट करने दो। 882992800083 SANVI सानवी 512। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस जी सर, जी सर। यस। हमने क्या बोला? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी? आपने संभवतः म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। सुना है क्या म्यूचुअल फंड का नाम? सर। और जब भी आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क या फिर उसके साथ जुड़ा हुआ SIP का नाम जरूर सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपके एसेट को मैनेज करती है। आपने फंड कहां डाला? आपने फंड म्यूचुअल फंड में डाला है,
बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। आपने फंड जो है वो दे दिया कि म्यूचुअल फंड डालते हैं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड इज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हेलो वो सर, आपके फंड को क्या करती है, मैनेज करती है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही आवाज है। क्रैक हो रहा है। पर नहीं है। एक हो रही है। आपके थोड़ा नेट का इश्यू है आई थिंक सो। आज नेट का इशू है। सही हो गया सर, अब आई आवाज। सारा जो दोष होता है ना, वो सारा दोष जो होता है वो सामने वाले में ही दिखेगा। सर नेट का इशू है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। आज आप ऐसा लग रहा है कि सो के आए हो सर, आप पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है सर, आपने गलत पढ़ा दिया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं सर। ठीक है ठीक है। व्हाट इज एएमसी? तो एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। समझ में आया एएमसी क्या होता है? नेक्स्ट 12 नंबर एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। किसने बोला? किसी ने तो बोला रिकंस्ट्रक्शन। मैडम कैसे मालूम चला आपको? मैडम कैसे मालूम चला? बड़ी बात है। आज ब्रेक हो गया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर ब्रेक। सर आवाज नहीं आ रही है। एआरसी क्या होता है बताओ? क्या यस सर, आवाज नहीं आ रही है मेरी? अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ सर, अभी आ रही है। यस। देखिए एआरसी क्या होता है, पहले फुल फॉर्म लिख लो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एएमसी क्या हो गया? तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये आपके पैसे को मैनेज, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपके पैसे को मैनेज। चले जाइए आवाज। सब ब्रेक हो पानी जाएंगे पीने आवाज। दो। वो किसी ने तो सही बोला था सर, आज आपके नेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, किसी ने सही बोला था। हाँ सर। रुको तो तक पानी पीते हैं, आवाज। अभी आवाज आएगा? हाँ सर अभी आ रहा है। देखा, पानी पिया और नेट आ गया ना, उसको अर्थिन मिल गया। पानी पीने से अर्थिन मिल जाता है। चलो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने होम लोन लिया था, मैंने होम लोन का पैसा नहीं भरा, माई लोन बिकम एनपीए। अगर एनपीए क्या होता है, तो अगर 90 दिनों तक मैंने ईएमआई नहीं दिया, मतलब 3 महीने तक मैंने ईएमआई नहीं दिया है, तो माई लोन बिकम एनपीए। अभी वो एनपीए होते होते क्या हो गया? तो लॉस एसेट में चला गया। बैंक ने उसका प्रोविजन कर दिया, उस लोन अकाउंट को बैंक ने अपने पैसे से भर दिया। जनरली ऐसा ही होता है कि बैंक अपने बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए उस लोन को बंद कर देती है और उसका एक नया लोन अकाउंट क्रिएट कर देती है। फिर ये एआरसी वाले आते आवाज हैं ब्रेक कि हो रही साहब ये तो पैसा आपका आ नहीं रहा है, है। आवाज ब्रेक। ये मेरे को भेज दीजिए। अरे यार, नहीं सर सर आ आवाज रही है सर। नहीं आ रही है सर आवाज। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर हाँ, अभी शायद संभवतः सही रहेगा। चलो ना आगे बढ़ूं। हाँ सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन? यस सर। यस हाँ। सर। तो जैसे आप पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ने के बाद 2 महीने के बाद उस पेपर वाले को बेच देते हैं ना कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसको क्या करो, उठा के ले जाओ। वो बेचारा आता है, 1 किलो लेता है, आपको 20 रुपए 25 रुपए देता है कि 25 रुपए किलो है, आपने अपना कचरा फेंक दिया है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Similar things in बैंक. बैंक बोलती है कि ये जो अकाउंट है ये मेरे लिए क्या हो गया, कचरा हो गया, तो इस कचरे को हम बेच देते हैं, और उस कचरे को खरीदने के लिए कौन तैयार है? ARC ARC तैयार है. वो बोलता है कि आपका अगर 5 लाख का आउटस्टैंडिंग है तो आप मेरे को 3.5 लाख में बेच दो, मैं 3.5 लाख आपको दे दूंगा, और उसी को हम कहते हैं, मतलब साधारण सी भाषा में आप समझे, दैट इज कॉल्ड रिकवरी एजेंट. रिकवरी एजेंट ने बैंक से वो लोन ले लिया, 5 लाख रुपए का लोन था, है ना, इंटरेस्ट पे आप अगर छोड़ दे 3.5 लाख में ले लिया, अभी आपके पास पहुंच गया वो बड़ा बड़ा बुलडोजर, बड़ा बड़ा क्रेन लेके, आप क्या कीजिएगा, 5 की जगह आप 6 भरिएगा, तो 3.5 लाख तो वो बैंक को देगा, उस बाकी का जो 2.5 लाख है, 4 लाख 5 लाख है, वो उसका प्रॉफिट होगा. दैट इज कॉल्ड ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. उसने एसेट को क्या कर दिया, तो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है. ओके. Okay. नेक्स्ट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस. लिखें, वेज एंड मीन्स. IBPS PO 2019 WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. WNA का फुल फॉर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस. नेक्स्ट 14 नंबर, यूपीआई. क्या होता है फुल फॉर्म यूपीआई का? यूपीआई फुल फॉर्म Unified payment system. Sorry. यूनिफाइड, Payment नॉट सिस्टम, interface. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ये यूनिफाइड होगा, यूनिक नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा, यूनिफाइड ही होगा. और क्या है, तो इंटरफेस. यूपीआई बेस्ड आप देखते हैं कि हमारा गूगल पे है, जो भी कौन कौन सा पे है, जो गूगल पे है, फोन पे है, ये सब यूपीआई बेस्ड आपके क्या है, तो पेमेंट गेटवे हैं. यूपीआई यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड पेमेंट है और इंटरफेस है. सर ऊपर WMA का फुल फॉर्म क्या है? वेज, WAYS, वेज एंड मीन्स एडवांसेस. सर हेलो सर. बोलो बोलो. हेलो बोलिए. सर. सर कि आपकी आवाज सर एकदम सीधा ब्रेक हो रही है सर. आपकी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, अभी बराबर है. बिल्कुल नहीं आ रही है. उस समय तो सही कर लिया, हमें लगता था अब आज आनी चाहिए, अभी भी नहीं आ रही है. एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको मैं यहाँ बैठा के पढ़ाता हूँ. आ रही है ना आवाज? हाँ सर आ रही है. NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच. हमने NPCI पढ़ा है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नहीं. Yes, sir. पढ़ा है. यस, जब हमने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पढ़ा था तो वहां पे यूपीआई भी पढ़ा था, वहां पे NFS भी पढ़ा था, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, SWICH, जहां पे हर एक बैंक का क्या है, तो ATM कनेक्टेड है कोर एक्टिविटी से. सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये बाद में हम देखेंगे कोर का फुल फॉर्म या CBS का फुल फॉर्म. कोर CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. बट कोर अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम NFS देख रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, SWITCH. यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी. DRI डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलो आगे. Yes, sir. जिनको नहीं समझ में आया मेरे से पूछिए, 10 बार पूछिए, 12 बार समझाऊंगा. जिस समय NPCI पढ़ा था उस समय हमने एक और चीज देखा था, और मैंने बताया था कि ये चेक को क्लियरिंग करने के लिए नई सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी 2010 से आई है, जिसका नाम है, कितना नंबर डालू, 15 या कितना है, 14?
16, 16, 16, 16. That is called CTS, check truncation. Check truncation, S stand for system है, S for system, 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 बार बार याद रखें. CTS, check truncation system. CTS, check truncation system. ये सब NPCI के परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ा है पहले भी. NACH, नेशनल ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग, H फॉर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. जो ECS था पहले, ECS को बंद करके हमने NACH को इंप्लीमेंट किया है. तो NACH का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है. और दूसरा, इन सब का फादर कौन था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. 2008 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, NPCI का. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट गेटवे इन इंडिया. चाहे वो व्हाइट लेवल ATM हो, चाहे वो ब्राउन लेवल ATM हो, चाहे वो CTS हो, चाहे वो UPI हो, चाहे वो NFS हो, चाहे वो आपकी NACH हो, चाहे वो ABPS हो, ये सब का बाप है. नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. 2008 में मुंबई में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है. 19 WLA, that is white label ATM. ATM का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी ना. ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड. हाँ, ऑटोमेटिक भूल से भी याद नहीं रखने का. ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. भूल जाइए आज के बाद कि ATM हम एनी टाइम पैसे निकालते हैं तो एनी टाइम मनी है, ऐसा नहीं होता है. ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नॉट ऑटोमेटिक. सर वो ऊपर वाला क्या, व्हाइट लेबल वाला? WLA, व्हाइट लेबल ATM. बताऊंगा व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल में क्या अंतर है, NBFC क्या देती है, बैंक क्या देती है, ये ATM वाले में बताऊंगा. अभी सिर्फ आंख बंद करें और लिखें WLA. W का मतलब है बिल्कुल व्हाइट, सफेद ATM. व्हाइट लेबल LABEL, व्हाइट लेबल ATM. और ATM का फुल फॉर्म मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, जो आपके पास रहता है हमेशा 24/7. आप पैसे निकाल सकते हैं. दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. COPRA, कोपड़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपड़ा. आपको किसी दुकानदार ने ज्यादा पैसे ले लिए, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था 10 रुपए, ले लिया उसने 12 रुपए और बोला है कि एक ठंडा करने का दाम हमने लिया है 2 रुपए, डाल देने का कोपड़ा में. लेकिन पता चला कि ऐसा डेली आपने कोपड़ा में डाला तो हर एक दिन आप कोपड़ा में ही रहेंगे. तो इतना नहीं डालने का. जब कोई ज्यादा आपको परेशान करता तो कोपड़ा का यूज करने का. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. चलो क्या आगे? हाँ सर. किसी का बाकी तो नहीं है? नो सर. ओके, हो गया सर. YouTube पे जाके लर्न बियॉन्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत सारे और भी आपके वीडियो हैं, वो भी आपको दिखेंगे. जो हमने रीजनिंग पढ़ाई है, नंबर सीरीज पढ़ाया है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया है,
वो भी वहां पे आपको दिखेगा, है ना? तो वहां पे जाने का, कहाँ पे थे? सीरियल नंबर किस पे थे हम? सीरियल नंबर क्या डालूं? 21 हो चुका है, 22 चलेगा। 22 नाम है RERA, रेला, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पहले कैसे बिल्डर खड़ा, जमीन मिलता था, बिल्डर आया और 5 मंजिला ठोक दिया। आज के दिन वो ये काम नहीं कर सकता है until and unless builder is not registered with रेरा। पहले आपने भी आंख बंद करके पैसा दिए, बिल्डर स्विट्जरलैंड में, आप पता चला डोंबिवली में ही रह गए, तो बाद में बंद कर दिया गया, रेरा का सहारा लिया गया है। अभी 2 से 3 साल पहले की ये बात है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पहले रियल एस्टेट में किसी की रेगुलेशन नहीं थी, जिसको जहां मन आए वहां पर 5 थल्ला 10 थल्ला ठोक देने का, ये सब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है रेरा के बाद। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट है PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। RBI is the father of all bank. Without RBI license, not a single financial door can be opened for any individual or entity. It means that कि RBI के रूल्स और रेगुलेशन हर एक बैंक को फॉलो करने हैं। अगर नहीं किया जाता है तो RBI जो एक्शन लेती है, द एक्शन इज कॉल्ड PCA, और इसके अंदर बैंक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। अभी देखा होगा बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है ना, लक्ष्मी बैंक, वो कौन सी बैंक थी, पंजाब वाली, हाँ वो था ना कोऑपरेटिव बैंक, अभी हाल ही के दिनों में देखा था हमने, बंद हो गया। PMC बैंक है ना। तो RBI अगर गुस्सा हो गया तो RBI गुस्सा होने के बाद यही काम करता है, उसके अंदर क्या करेगा, ट्रांजैक्शन बंद कर देगा और बोलेगा कि आप 1 महीना में सिर्फ 5 ही हजार रुपए निकालो। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इस कारण से RBI जो कहता है वो बैंक को करना है, और बैंक को वही करना है जो कस्टमर के लिए अच्छा है, जो RBI गाइडलाइंस में है। दैट इज PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट, आप अगर बैंक से खुश नहीं हैं, आप फोकट में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया, 2006 से इसने काम करना शुरू कर दिया। नाम है BO, फुल फॉर्म आप बताएंगे या मैं बताऊं? बैंकिंग ombudsman। यस, बैंकिंग ombudsman। बैंकिंग, ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया है। बैंकिंग OMBUD SMAN, बैंकिंग ombudsman, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बैंक के खिलाफ आफ्टर 30 डेज ओनली, ऐसा नहीं कि आज बैंक ने अकाउंट नहीं खुला पहुंच गया बैंकिंग एम्बर्समेंट में, नहीं होगा। 30 डेज प्रायर इंटीमेशन यू हैव टू गिव टू बैंक, उसके बाद ही आप बैंकिंग एम्बर्समेंट में अपना केस फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। देयर आर 20 बैंकिंग एम्बर्समेंट अक्रॉस इंडिया। और if you are not satisfied with the decision given by banking ombudsman, the affiliate authority is called Deputy Governor of Reserve Bank of India। ये संभवतः हमने इससे पहले पढ़ा है। नेक्स्ट 25th इज LC। LC का फुल फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। LC लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसका भाई है BG, दैट इज बैंक गारंटी। बैंक गारंटी लेती है कि आप इसको पैसा दीजिए, अगर आप इसको माल दीजिए, अगर ये पैसा आपको नहीं देगा तो हम इसकी गारंटी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आपके, जिस समय बड़े बड़े दुकान वगैरह चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो LC एंड BG आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 2 इंस्ट्रूमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, LC एंड BG। अभी आपको सिर्फ फुल फॉर्म जानना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि LC कितने टाइप, BG कितने टाइप, वो छोड़ दीजिए। ये सब आपके इंटरनल बैंक प्रमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
कोई इसमें बैंक वाले नहीं बैठे हुए हैं ना, मतलब ऑलरेडी बैंक में है? नहीं सर। कहेंगे सर ऑलरेडी बैंक में है तो फिर क्या करेंगे यहाँ बैठ के? हम तो बैंक में जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, वो मार्ग मिल गया तो फिर आपको क्या सर, किसी को हम नहीं पूछने वाले हैं। चलो पहले बीजी को पूछ लो, उसके बाद किसी को मत पूछना। ये सब आपके मार्ग हैं, यही सब आपको बैंक के लिए दरवाजा खोल सकता है अगर ये जितनी चीजें आपने जानी तो। नेक्स्ट 27th नंबर, FIUIND क्या होता है फुल फॉर्म? FIUIND फुल फॉर्म हमने पढ़ा है ना? FIUIND किसी को याद नहीं है? हमने पढ़ा था ना FIUIND में क्या क्या होते हैं? तो CCR होता है, CTR होता है, STR होता है, CBWTR होता है। ये किसी को याद है क्या? यस सर। लिखें FIUIND का फुल फॉर्म, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। FIUIND का फुल फॉर्म लिखें, FIU का फुल फॉर्म लिखें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। माइक ऑफ कीजिए, किनका माइक ओपन है? सर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND फॉर लिखें इंडिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। सर 26 पॉइंट क्या था वो मेरा थोड़ा नेट गया था। 26 मेरा तो जोर से बोलो। बैंक गारंटी 26 वाला क्या था वो? अब याद तो नहीं है 26 क्या था? क्या था भाई? बीजी बैंक गया था मैं। BG means bank guarantee. On behalf of you, bank takes your guarantee. अगर आपने पैसा सामने वाले को नहीं पे किया तो सामने वाले बैंक से, मतलब मैं गारंटर हूं तो मेरे से लेगा। दिस इज व्हाट बैंक गारंटी, BG। और उसके बाद LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट is FIUIND for India. CCR, counterfeit currency report, counterfeit, that is called fake currency, जो जाली नोट है उसको हम कहते हैं CCR, counterfeit currency report। CCR, cash transaction report। STR, suspicious transaction report। CBWTR, cross border wire transaction report। CCR, counterfeit currency report। CTR, cash transaction report। STR, suspicious transaction report। CBWTR is cross border wire transaction report। ये सब FIUIND के बच्चे हैं। इतनी रिपोर्ट एक बैंक FIUIND को भेजता है। अगर जाली नोट क्रॉस उसकी बॉर्डर रिपोर्ट ही भेजेगा। अगर 10 लाख या उससे ज्यादा कैश आपने जमा किया है एक महीने के अंदर, उसकी भी रिपोर्ट भेजेगा CTR के अंदर बैंक। और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर इंडिया से बाहर से पैसे आ रहा है, इंडिया के बाहर पैसे जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी एक बैंक को FIUIND, बेंगलोर में उसकी हेडक्वार्टर है, वहां पर भेजना है। These four are the child of FIUIND।
समझ में आ रहा है? जी सर। तो देखें पुराने वाले कौन कौन है आज। ओके, निधि आपकी पहली क्लास है आज, निधि मल्होत्रा। निधि आपकी पहली क्लास है क्या? तयेश आपकी पहली क्लास है ना? नो सर। निधि आपने पहले क्लास अटेंड किया है? अंबिका आपकी पहली क्लास है? अंबिका नहीं सर, सेकेंड लेक्चर। लास्ट क्लास थे आप? लास्ट नहीं थे, उससे पहले वाला लेक्चर। क्या पढ़ाया था उससे पहले? उससे पहले को अकाउंट्स के बारे में पढ़ा रहे। क्या अकाउंट्स के बारे में क्या पढ़ा था? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा अकाउंट पढ़ा था हमने? कौन सा अकाउंट पढ़ा था मैडम? मुझे याद रहता नहीं है, गजनी की तरह भूल जाता हूँ, आप भी थोड़ा याद कराएं कौन सा अकाउंट पढ़ा है मैंने। आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, नंबर कौन सा डालूं? 32 28 28। अरे वो सब बच्चे पे नंबर नहीं डाला क्या? नहीं। अरे बच्चे में नंबर डालो तो ना दिखेगा कि बढ़ रहे हैं हम। अभी आपने 5 लेखा होता ना? हाँ, अरे ठीक है, जो भी नंबर है वो आप अपना सीरियल नंबर देखिए कितना लिखा है, 10 12 15 जो भी है। 32 मेरे को किसी ने बोला तो मैं लिखता हूं। नेक्स्ट इज POA, नेक्स्ट इज MOP। POA क्या होता है? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। सपोज हम क्या है, आपके फादर और मदर का ज्वाइंट अकाउंट है, आपके मदर और फादर जा रहे हैं USA, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके ज्वाइंट अकाउंट से मैं क्या करूं, तो मैं ट्रांजैक्शन करूं, तो वो मेरे को जो अथॉरिटी दे के जाएंगे, तो अथॉरिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब उनके दोनों अकाउंट होल्डर के पास जो पावर था वो ट्रांसफर होके अभी मेरे पास आ रहा है, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाऊंगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। लिखे पावर ऑफ अटॉर्नी। ये लीगल होता है, मतलब ये कोर्ट से लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि एक पेपर पर हमने लिख दिया कि कल से इनको ट्रांजैक्शन राइट दे दो, ऐसा नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। ये लीगल वर्ड है, तो लीगली ही आपको बैंक को नोटिस देना पड़ेगा कि मैंने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है MOP, मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन। सपोज मेरा और आपका क्या है, तो फिर से आपके फादर और मदर का ज्वाइंट अकाउंट है, लेकिन आपके फादर चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो पैसा नहीं निकालें, तो वहां पे वो मोड ऑफ ऑपरेशन लिखेंगे सिंगल। मतलब जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा वही पैसा निकाल सकता है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। वो चाहते हैं कि हम दोनों में से कोई पैसा निकाले, जो अवेलेबल है वो पैसा निकाले, दैट इज कॉल्ड ईदर और सर्वाइवर। तो वो सब क्या होते हैं? तो दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना। दैट इज कॉल्ड MOP, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो उसको लिखें। सर, अगर पेरेंट्स बोलिए। पावर ऑफ अटॉर्नी सन को देंगे तो फिर पेरेंट्स के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी ना? पेरेंट्स के पास, अगर पेरेंट्स इन्वोक करता है, फिर से बोल रहा हूं, पेरेंट्स वापस अमेरिका से आ गए, समझ में आया? अभी अमेरिका में गए थे ना? यस सर। अभी वापस अमेरिका से आ गए, तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी करना होगा कैंसल।
अदरवाइज जब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी बच्चे के नाम से होगा तब तक मैं ही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता हूं। ठीक है? ओके सर। ओके। लेकिन मतलब मैं तो ऑपरेट कर ही सकता हूं, अगर एक्चुअल अकाउंट होल्डर भी आ गया तो भी वो ऑपरेट कर सकता है। मतलब हम तीन में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। फिर से बोलता हूं, अभी फादर मदर का अकाउंट था, उनका मोड ऑफ ऑपरेशन था ईदर और सर्वाइवर, मतलब उस दोनों में से कोई भी आता तो ऑपरेट कर सकता था। अभी वो दोनों जा रहे हैं अमेरिका, उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब वो दोनों तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, प्लस उनका बच्चा भी आज के बाद ऑपरेट कर सकता है। वो देखे कि हमने बच्चे को जब पावर ऑफ अटॉर्नी दिया तो बच्चे ने क्या किया, उसमें से 15 लाख रुपया बिना हमें इंफॉर्मेशन के, बिना किसी काम के उसने निकाल लिया। वो जब अमेरिका से आएंगे तो उन्हें पहले करना होगा पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसल। अगर वो कैंसिल नहीं करते हैं तो तीनों में से कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ जो अमेरिका गए थे वो तो एक्चुअल अकाउंट होल्डर थे, तो उनके पास तो ऑपरेशन का राइट ही है, प्लस उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं किया तो बच्चे के पास भी राइट है। तीनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। यस। नेक्स्ट, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ लोन है जो उनकी जमीन के एवज में हम रबी और खरीफ क्रॉप्स के उत्पादन करने के लिए किसानों को हम केसीसी लोन देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। 35, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है भाई? ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो मैंने और मेरे दो फ्रेंड ने बोला कि यार चलो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं एंगेज हूं, तो मैं रिस्क को सहन नहीं कर सकता हूं। उन्होंने बोला ठीक है, तुम सिर्फ मेरे साथ एसोसिएट हो जाओ, तुम्हारा सिर्फ नाम होना चाहिए कि कुणाल सर हैं, हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो कोचिंग चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने बोला कि मैं रिस्क को सहन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हूं। ये बात मैंने बोल दी कि मैं रिस्क को नहीं लूंगा, या लूंगा भी तो 10% का रिस्क लूंगा, उससे ज्यादा का रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं। सपोज कि मैं तो रहता हूं सुबह से लेकर रात तक बैंक में, आप दोनों ने मिलकर 15 लाख का कुछ घपचा कर दिया, तो फिर 15 लाख में अगर डिवाइड बाय 3 पार्टनर्स करेंगे तो 33 मतलब परसेंट, मतलब हमें 5 लाख रुपए देने होंगे, तो मैं कहां से लाऊंगा 5 लाख रुपए? तो मैंने बोला कि मैं रिस्क को नहीं सहन कर सकता हूं, या फिर मैंने ये बोला कि मैं रिस्क सहन भी करूंगा तो मैक्सिमम 10% करूंगा। मैंने क्या किया, तो मेरे रिस्क में लगा दिया लिमिटेशन, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। और चूंकि वो मेरी लाइबिलिटी होगी जो मुझे देना पड़ेगा, तो मेरी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड मैंने कर दिया पहले ही, अकाउंट खोलने से पहले ही। दैट इज कॉल्ड एलएलपी अकाउंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट। एलएलपी ही आप लिखें, अकाउंट मत लिखिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। LAB लोकल एरिया बैंक, SCB शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, SCB लोकल एरिया बैंक, LAB। वैसी बैंक को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है। द बैंक्स which follow RBI Act 1934 शेड्यूल 2 is called शेड्यूल बैंक। जो ये बैंक फॉलो नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। आप देखते होंगे बोर्ड पे लिखा रहता है थाने जनता सहकारी बैंक, नीचे में ध्यान से पढ़िएगा लिखा आता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसका मतलब आरबीआई के सेकंड शेड्यूल को ये फॉलो कर रहा है, जो भी उसमें बातें लिखी हुई है। 38 ये आ गया आपका सर एससीबी का मुद्रा। शेड्यूल, हाँ जी, एससीबी क्या बताया? शेड्यूल कमर्शियल, कमर्शियल बैंक।
शेड्यूल कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट लिखा है मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनांस and A is very important in mudra. A stand for agency, micro unit development refinance agency. इस मुद्रा में यह कहा गया है कि 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन देंगे। अगर 50,000 तक का लोन लेना है तो शिशु के अंदर लेना पड़ेगा, 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन लेना है तो किशोर के अंदर लेना पड़ेगा, और 5 लाख से 10,000 तक का लोन लेना है तरुण का लोन लेना पड़ेगा। These three segments are very very important. शिशु, किशोर and तरुण are the three segment of मुद्रा। लिखे भी आप, मुद्रा का फुल फॉर्म लिखें माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनांस। आर स्टैंड फॉर रीफाइनांस है, ए फॉर एजेंसी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनांस एजेंसी। सर वो 50,000 वाला क्या है? 50,000 के अंदर 50,000 वाला है कि छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? शिशु। तो लिखो शिशु, शिशु के आगे लिखें अप टू 50,000। शिशु थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम बोलते हैं किशोरावस्था में पहुंच गया है, तो लिखें किशोर 50 to 5 लाख। और बिल्कुल आपकी तरह अगर बन गया है, 18 साल पास कर गया है, तो उसको हम बोलते हैं तरुण। बड़ा हो गया है, दैट इज तरुण। 5 लाख से लेके 10 लाख तक के फाइनेंस के लिए जिस मुद्रा के फॉर्म को हम भरेंगे वो तरुण कहलाएगा। चाय की दुकान हमें खोलनी है, हमें 20,000 का लोन चाहिए तो शिशु के अंदर हम लेंगे, हमें 2 लाख का लोन चाहिए तो हम किशोर के अंदर लेंगे। तो ये है आपका मुद्रा। मुद्रा का इंश्योरेंस करने वाली एजेंसी का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखा था, उसका नाम था CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। क्या माइक्रो यूनिट्स? तो मुद्रा में देखें उसके शुरुआत के 2 नाम क्या लिखे हुए हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनांस एजेंसी। मुद्रा योजना, जनधन योजना, ये सब योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। चलो क्या? हाँ सर। यस कितने हो गए? 38 आपसे पूछा जाए कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, आंसर क्या दीजिएगा? सेबी। सेबी। आपसे पूछा जाए कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आंसर क्या दीजिएगा? सेबी। कैपिटल मार्केट। आपसे पूछा जाए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट कौन करता है, क्या आंसर दीजिएगा? वो नहीं पता। क्रेडिट रेटिंग। आपसे पूछा जाए कि मर्चेंट बैंक को रेगुलेट कौन करता है, तो आंसर क्या दीजिएगा? सर हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे, आप सिर्फ बताओ कि नेक्स्ट फुल फॉर्म क्या है। नंबर क्या डालूं? 39। 39। चलो 39। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया लिखें AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। पहले लिखे फिर बताता हूं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है। द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉट AMFI.
आज के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा, आज तक नहीं जानते थे ठीक है, बट दिस फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन जो मैंने उसके बाद पूछा वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। AMFI रेगुलेट तो नहीं करती है, लेकिन बाकी के सारे काम म्यूचुअल फंड का AMFI ही देखती है। इसका आंसर, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। SEBI is not only the regulator of mutual fund of India, but also the regulator of capital market, merchant bank, उसके बाद रेटिंग एजेंसी जो भी सिविल है, क्रिसिल है, इकरा है, सेमरा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सेबी का है, मैं संभवतः भूल रहा हूं वो फंक्शन, याद आएगा तो मैं आपको बताता हूं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सेबी का है, भूल रहा हूं। मर्चेंट बैंक, देखिए बैंक है, आरबीआई नहीं रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, बट वो बैंक का नाम याद रखिए, मर्चेंट बैंक। म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट तो हो गया, एक और नाम है, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी संभवतः याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, P फॉर पपाया, हाँ, systematic investment, P for plan, SIP, systematic investment plan, SWP, systematic withdrawal plan। दोनों आपस में ठीक भाई भाई है, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो ठीक एक दूसरे के उल्टा है। एक बोलता है कि मेरे पैसे को सिस्टमेटिक आप इन्वेस्ट करो, एक बोलता है जो इन्वेस्टमेंट मेरा पैसा है उसको आप सिस्टमेटिक विड्रॉल करो। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है विड्रॉल। दोनों प्लान है और दोनों सिस्टमेटिक है, SIP एंड SWP। किसी का SIP है आप में से, किसी का SIP? यस सर। वेरी गुड। कौन सा है, कहां पे SIP किया है? UTI। हाँ, UTI। UPI, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI, ओके ठीक है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, MMMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। 43rd, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड institutional buyer, qualified institutional buyer, QIB। MMF, money market mutual fund। उसके बाद BBB, बैंक ब्यूरो बोर्ड, बैंक ब्यूरो बोर्ड, BBB लिखें, बैंक ब्यूरो बोर्ड। ये सब मिशन इंद्रधनुष का कंसेप्ट है कि बैंक के लिए बैंक ब्यूरो बोर्ड होनी चाहिए। ओके है, दिख रहा है? यस सर। फटका, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स। ये हमने जब KYC पढ़ा था तो वहां पे देखा था, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये हमने KYC पढ़ा था और बताया था कि फटका इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA। अगर कोई US सिटीजन आपके इंडिया में अकाउंट खोलता है तो फटका पर, फटका डिक्लेरेशन पर साइन करना पड़ेगा, है ना? तो फटका वही है, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। BBB, बैंक ब्यूरो बोर्ड। QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। MMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। SWP, systematic withdrawal। SIP, systematic investment। AMFI is not the regulator of mutual fund, but other function of mutual agencies are conducted by AMFI, Association of Mutual Fund of India।
सर लास्ट वाला क्या है? फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। हटाऊं? जी सर। कितने हो गए? 45 ना? चलो 5 और पढ़ते हैं। मतलब देखिए, ये पढ़ने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है वही आपकी एग्जामिनेशन में पूछेगा, बट इस क्लास के बाद आप ये तो जरूर समझ जाएंगे कि द वेटेज ऑफ एब्रिविएशंस, मतलब आज के बाद आप जब भी बैंक के परिप्रेक्ष्य में जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो आपकी आंख 1 मिनट के लिए जरूर उस एब्रिविएशंस पे रुकनी चाहिए कि ये इसका एब्रिविएशंस है। दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाई आई एम टेकिंग 2 लेक्चर्स ऑन एब्रिविएशंस, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ही इतनी ज्यादा है। अगर 40 में से 5 क्वेश्चन एब्रिविएशंस के आपने सही कर दिए तो समझ जाए 5 का मतलब है कि आप 2 लाख स्टूडेंट से ऊपर हैं। फिर से बोलता हूं, 5 का मतलब है आप 2 लाख स्टूडेंट से ऊपर हैं, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूं जिसका सिलेक्शन 2010 में नाबार्ड बैंक में 0.75 मार्क्स से रह गया था। तो वो पीड़ा आज भी है, लेकिन संभवतः वो अच्छा ही हुआ। अगर नाबार्ड में हो गया होता तो आज संभवतः स्टेट बैंक का मुंह नहीं देखना पड़ता, है ना? तो वहां पे नहीं हुआ, चलिए किसी और जगह पे हुआ तो चलिए ठीक है ना? तो ये पॉइंट 5 का मार्क्स के लिए आएगा? ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है एब्रिविएशंस? देखो, मेरी जो बातें हैं वो ब्रह्म लकीर नहीं है। ये हो सकता है कि 6 मार्क्स के लिए भी आए, हो सकता है 4 मार्क्स के लिए भी आए, बट नॉट लेस देन 3 मार्क्स। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए जनरल अवेयरनेस का, उसमें देखिए कम से कम 3, ज्यादा 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर्स में भी आपसे आएगा और आपके बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके सर। कितना नंबर डालूं? 44 ना? 46। 46। अच्छा 46। लीफो Last in, first out. सर वॉइस सर वॉइस गया आपका। सर वॉइस सर नहीं आ रही। वॉइस गया आपका आवाज नहीं आ रहा सर। म्यूट हो गए हो, आवाज नहीं सर आ रही। वॉइस। नहीं सर, नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही है। म्यूट हो गया लगता है। नहीं सर, नहीं है। वीडियो क्लियर है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, नहीं आ रहा वॉइस। नहीं आ रही है सर अभी। जरा भी वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ अभी आई हाँ सर। सर, आई आवाज। नहीं आ रही क्या मेरी?
आ रही है सर बट अभी आ स्लो रही है सर। कमाल है। नहीं आ रही है अभी सर। नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर सर Yes. हल्की आ रही है बट ओके सर। चलेगा सर।